अब हमें यहाँ के बाद जो बढ़ना है हीट ट्रांसफर की तरफ बढ़ना है। हीट ट्रांसफर से पहले एक और टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं तो थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन करना है। और एक होता है जूल लॉ। जूल लॉ में क्या है कि इन वर्क हीट में ट्रांसफर होता है। तो एक हेडिंग बनाइए जूल लॉ, एक हेडिंग बना लीजिए जूल्स लॉ या जूल लॉ, ठीक। एक हेडिंग बना लीजिए जूल लॉ, जूल्स लॉ, ठीक है। तो जूल्स लॉ में एक हेडिंग बनाइए। देखिए जूल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि जूल क्या बोलते हैं, फिजिक्स में ही पॉसिबल है। जूल क्या बोलते हैं कि आप जो वर्क किए ना, किसी बॉडी पे जो वर्क किए, वो वर्क 100% हीट में ट्रांसफर हो सकता है। आपने जो वर्क किया वो वर्क 100% हीट में ट्रांसफर हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? पर आपका जो हीट है वो 100% हीट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, सॉरी वर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकता। और ये ही लिमिटेशन भी है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। जब जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ यही बोलता है कि हीट 100% वर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकता, नहीं तो इफिशियंसी 100% हो जाएगा। तो जूल लॉ जो है, शुरुआत में जूल लॉ भी तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू नहीं किए, तो जूल लॉ का ये स्टेटमेंट है वर्क 100% हीट में ट्रांसफर होगा, यानी कि वर्क इक्वल टू हीट। आपने जो वर्क किया वो क्या बन जाएगा, हीट। बट सेम टाइम हीट 100% वर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। किसी बॉडी में जितना हीट देंगे वो 100% वर्क में ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं तो वो 100% इफिशियंसी हो जाएगा। और किसी भी गाड़ी का, किसी भी इंजन का 100% इफिशियंसी नहीं होता है। तो पर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हीट इक्वल टू वर्क। अब देखो ये फिजिक्स की अजीब सा है, मैथमेटिकल देखो तो दोनों सेम ही है ना, वर्क इक्वल टू हीट या हीट इक्वल टू वर्क। पर फिजिक्स में ये गलत, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होता है, ठीक है। चलिए इसी बात को हम लोग लिख लेंगे, इसी बात को हम लोग लिख लेंगे। लिखिए अकॉर्डिंग टू जूल वर्क डन बाय द सिस्टम can be totally converted into heat, but heat cannot be totally converted into work, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, ये आपको सिंबल से, ये स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। आप ये लिख लीजिए वर्क जो है हीट में 100% ट्रांसफर हो सकता है, पर हीट 100% वर्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल, समझ पा रहे हैं, ये पॉसिबल। ओके, अब देखिए इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आता है वहां पे 4 फॉर्मूला काम करता है। टोटल वो 4 फॉर्मूला कब लगाना है ये सिर्फ आपको अच्छे समझ में है। एक फॉर्मूला होता है हाफ mv², एक फॉर्मूला होता है mgh, एक होता है mc∆t और एक है ml, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला आप देखे हुए हैं कभी ना कभी। ये किस इसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी, पर ये वर्क का होगा, है ना, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ पा रहे हैं। तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में हाफ mv² लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी के फॉर्म में ले लेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आप वर्क के रूप में यूज करेंगे और ये दोनों फॉर्मूला क्यू के लिए यूज करेंगे।
यानी हीट के लिए, क्यू मतलब हीट, मैं सीधा लिख दे रहा हूं हीट, ये है हीट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये समझते हैं ना, ml कौन सा हीट है, लेटेंट हीट, क्या बात समझ पा रहे हैं। और ये कौन सा हीट है, सेंसेबल हीट, या जिसका टेम्परेचर चेंज करे, जब टेम्परेचर चेंज करता है तो उसको बोलते हैं सेंसेबल हीट, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं करता है तो उसी को बोलते हैं सेंसेबल हीट। क्लियर है मेरी बात। तो यही चार फॉर्मूले पे ये जूल लॉ का जो भी क्वेश्चन बनना है बनेगा। अब कब कौन कब यूज करेंगे, तो जब भी क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया रहेगा ये यूज करेंगे। जब दिया रहेगा कोई बॉडी इतनी हाइट से ड्रॉप किया गया, जैसे इस चीज को ऊपर से छोड़े नीचे गिरा, तो ये जो ऊपर से नीचे जाने में वर्क किया वो क्या बनेगा, हीट, जमीन से जैसे टकराएगा वहां पे हीट जनरेट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी कोई एच हाइट से चीजें फॉल करेगा तो ये होगा, जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो यहाँ हीट का फॉर्मूला, जब स्टेट चेंज करेगा तो ये हीट का फॉर्मूला। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो ये यूज होगा व्हेन बॉडी मूविंग विथ, अच्छा ये तो आपने लिख के रखा ही है, व्हेन बॉडी मूव विथ v वेलोसिटी, वेलोसिटी v, जब v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे व्हेन बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट h, किसी h हाइट से जब बॉडी फॉल करेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप खुद देख लोगे, वहां पे कहीं ना कहीं मेंशन होगा, तो ये यूज कर लेंगे। यहां पर जब टेम्परेचर राइज होगा, राइज इन टेम्परेचर, और ये यूज करेंगे जब स्टेट चेंज होगा, नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज बट चेंज इन स्टेट। यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होकर स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होकर स्टेट चेंज होता है। आइए आपको जूल लॉ पे 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेयरली पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, मतलब थर्मल का क्वेश्चन है, आप फिर ना वर्क पावर एनर्जी में घूमने लग जाओगे। इसीलिए मैंने अलग से टॉपिक कराया कि आपको वहां लगेगा वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट है क्या कुछ, फिर थोड़ा सा थर्मल भी रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। तो आइए इस पोर्शन का 2-3 क्वेश्चन जो है अभी हम लोग बना लेते हैं। चलिए लिखिए, तो लिखिए, अ वाटरफॉल इज 84 मीटर हाई, a waterfall is 84 meter high, 84 meter high when water strike the ground, when water strike the ground, half of its energy, half of its energy, half of its energy is converted into heat, half of its energy is converted into heat. Find the rise in temperature of water. Find the rise in temperature of water. Find the rise in temperature of water. ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाटर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है एच हाइट से, समझ पा रहे ना। तो अभी वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, mgh। अब बोला हाफ ऑफ, समझ पा रहे, हाफ ऑफ इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब इसकी आधी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ, देखो कैन बी कन्वर्टेड, टोटल को कन्वर्ट किया जा सकता है, पर यहां पर बोला कि आधा ही कन्वर्ट हुआ, तो हम आधा ही करेंगे। यहां पर जो हीट बना ये क्या बना, हाफ ऑफ mgh। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहां mgh जितना था उसका आधा ही हीट बना। क्लियर है मेरी बात।
अब बस इसे सॉल्व कर देंगे। बोला राइज इन टेम्परेचर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये mc डेल्टा टी। तो mc डेल्टा टी इक्वल टू हाफ ऑफ mgh। देखो m से m ऐसा ही कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी आपसे पूछा है राइज इन टेम्परेचर, तो ये हो गया gh, नीचे 2 है और नीचे c आ गया। अब सबका वैल्यू डाल देंगे, g का वैल्यू जानते हैं, h दिया हुआ इतनी हाइट से, 2 दिया हुआ, c किसका लेंगे, वाटर का लेंगे। चलिए जी जल्दी से लेकर आइए आंसर। देखो जरा, याद रखना है, वाटर का तो याद ही रखना है, क्वेश्चन दे ना दे कोई भरोसा नहीं। एसआई यूनिट में, सीजीएस में नहीं, क्योंकि जी फिर एसआई में नहीं तो सीजीएस में काम करोगे, जी भी सीजीएस में। ये नहीं कि सी रख देना सीजीएस में और ये रख देना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना? तो सब यूनिफॉर्म यूज करेंगे, है ना। तो जी 10 रख रहे हैं, ये भी मीटर में रख रहे हैं, तो ये भी एसआई में रखिए। सी ऑफ वाटर एसआई कितना था, 4200, है ना। क्या हो गया, तो 10 इंटू 84 इंटू 2 इंटू 4200, है ना। ये देखो ये क्या होगा, ये और ये मिलकर 84 कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो ये आ गया 10 बाय, अच्छा ये 0 कैंसिल हो गया, तो कंडीशन कुछ ऊपर 1 बचा और नीचे 10 बचा, यानी 0.1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। तो 0.1 केल्विन या 0.1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। तो 84 मीटर पानी का जब वाटरफॉल जाएंगे, जैसे आज सिरकी चले गए, कहीं भी चले गए, तो सबसे ऊपर का पानी और सबसे नीचे का पानी में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस दिखेगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस का। समझ पा रहे? चलिए ये एक थ्योरेटिकल है, क्योंकि जरूरी नहीं 50% ही हीट में कन्वर्ट होगा, कितना भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए a 5 kg object is fall from 30 meter height. 5 kg object fall from 30 meter height. Find heat generated. Find heat generated. Find heat generated. ठीक है, इन कैलोरी, हीट जनरेटेड इन कैलोरी। अब देखो यहां तो इसने बोल दिया था 50% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, यहां कुछ नहीं बोला, तो अब क्या करोगे, सभी का सभी को कन्वर्ट करा देंगे। सेम क्वेश्चन, यहाँ हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। सिर्फ ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब इतना था कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करे तो आप जूल लॉ को मानेंगे कि 100% को कन्वर्ट करा देंगे। तो यहाँ हीट इक्वल टू हो जाएगा mgh, है ना, हीट इक्वल टू हो जाएगा mgh, है ना, ठीक है। 5 kg है, g दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ, सबको करो, इसमें क्या दिक्कत क्या हो रहा है, मास तो दिया हुआ है ना। तो आपका जो आंसर आएगा पहले किस में आएगा, जूल में, सबको जूल में लोगे ऐसा यूनिट, फिर जूल को कैलोरी में बदलोगे, जूल और कैलोरी का कन्वर्जन आना चाहिए, लिखे हुए हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, याद आ रहा है, तो वहां से कन्वर्ट करो। बस डिवाइड कर देंगे 4.2 से, जो भी आंसर आ जाए। क्लियर है ना, आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़े, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखिए 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट
two identical object each of mass 5 kg, two identical object each of mass 5 kg, two identical object each of mass 5 kg is dropped from 10 meter height, is dropped from 10 meter height in 2 kg of water, in 2 kg of water. Find the rise in temperature of water. Find the rise in temperature of water. Find rise in temperature of water. कुछ क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? बोला कहीं पानी है 2 kg का, कोई गड्ढा है उसमें 2 kg पानी है मान लो, है ना, 2 kg कहीं पानी है, उसमें 10 मीटर ऊपर से 5-5 kg का 2 ऑब्जेक्ट गिरा दिए, दोनों ऑब्जेक्ट पानी में गिरेगा तो हीट जनरेट करेगा ना जी, तो कितना हीट जनरेट किया, हीट जनरेट होने से पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। बोला पानी की कितनी टेम्परेचर राइज होगा, फिर से कंसेप्ट वही लगाएंगे, हमारा जो वर्क होगा वही क्या बनेगा, हीट, वर्क कौन होगा, mgh, दोनों का mgh जोड़ दो इक्वल टू हीट, कौन सा हीट लेंगे, राइज इन टेम्परेचर वाला यानी mc डेल्टा टी, बस डेल्टा टी निकाल देंगे। देखो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का mgh, यही ना वर्क हुआ जी, दोनों फाइनली क्या बनेगा, हीट बनेगा ना, कहा, पानी के अंदर, तो हीट को क्या लिखोगे, mc डेल्टा टी। अच्छा इस बार m किसका लेंगे, ये किसका हीट किसमें बन रहा है, पानी में, तो m लेंगे पानी का, वाटर, c भी लेंगे वाटर का, और डेल्टा टी भी मिलेगा वाटर का, तो वाटर का ही पूछा है राइज इन टेम्परेचर, पर वर्क कौन किया, वर्क किया ऑब्जेक्ट, है ना, तो 2 टाइम्स mgh कर दो, 2 mgh कर दो। अब फिर से m से m कैंसिल नहीं कर देंगे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, वर्क कर रहा है अलग ऑब्जेक्ट 5 kg वाला, और ये है बेचारा पानी 2 kg, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब 5 kg वाला, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 5 kg इंटू जी इंटू 10, 10 मीटर से गिरा, और मास है वाटर का 2 kg, सी ऑफ वाटर एसआई में काम कर रहे हैं, फिर से 4200 लीजिए, और डेल्टा टी, यहां से डेल्टा टी निकालेंगे राइज इन टेम्परेचर। लो क्या मेरी बात समझ पाए, चलिए अच्छा इसका आंसर कितना आ गया, 0.12 है ना, डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा 0.12, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, जो भी केल्विन भी बोल सकते हैं, चेंज इन या राइज इन टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। लिखिए a 2.5 kg iron piece, 2.5 kg iron piece is heated up to 500 degree Celsius, is heated up to 500 degree Celsius, 500 degree Celsius, ठीक है, 500 डिग्री तक उसको हीट किया गया है ना, and kept it on 0 degree ice, on 0 degree ice, 0 डिग्री आइस पे रख दिया गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस, फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। क्या क्वेश्चन समझ में आया, एक बर्फ पानी का आयरन का पीस है, टुकड़ा है, उसको 500 डिग्री गर्म किया, बहुत गर्म हो गया, फिर उसको क्या किया, कहीं बहुत सारा आइस है उसके ऊपर रख दिया, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री था, तो गर्म रखने से आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। आइस बहुत सारा है, सबका सब मेल्ट नहीं होगा, पर कितना मेल्ट होगा ये पूछा है,
समझ पा रहे हैं? फिर से कैसे करेंगे, यहां कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, कैलोरीमेट्री वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो, टेम्परेचर देगा कौन, टेम्परेचर देगा आयरन, और टेम्परेचर मिलेगा किसको, आइस को। समझ पा रहे हैं? तो आयरन जितना लॉस करेगा ये उतना गेन करेगा। बात समझ पा रहे हैं? लगाइए। देखो, हीट लॉस्ट बाय आयरन। अच्छा, आयरन का ना इसमें वो चाहिए स्पेसिफिक हीट, लिख लीजिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज 0.1, specific heat of iron is 0.1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, 0.1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, देखो हीट लॉस बाय आयरन शुड बी इक्वल टू हीट लॉस बाय आइस। ठीक है, अब बोला कितना आइस मेल्ट होगा, यानी आइस बहुत सारा, उसमें से कुछ आइस मेल्ट हुआ है, आइस का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको सिखाया है, मान लो कोई आइस है 100 केजी, तो जब तक 100 केजी आइस 100 केजी वाटर में नहीं बदल जाए तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। एक बार में एक ही काम होता है, या तो स्टेट चेंज होता है या टेम्परेचर राइज होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहले ये सभी का सभी आइस क्या बन रहा होगा, वाटर बन रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी अभी जो हीट का कैलकुलेशन होगा, हीट लॉस नहीं, हीट गेन, हीट गेन बाय आइस। तो अभी जो भी आइस का हीट का कैलकुलेशन होगा वो कौन सा हीट होगा, लेटेंट या सेंसेबल, लेटेंट। समझ पा रहे हैं? सिर्फ उसका कन्वर्जन होगा स्टेट का, आइस वाटर में बन रहा होगा, ये 0 डिग्री आइस से कन्वर्ट क्या हो रहा होगा, 0 डिग्री वाटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m इंटू एल। क्लियर है ना, m इंटू एल, और यही m निकालना है कितना मास बदला है। अच्छा, आयरन कितना हीट लॉस किया, तो आयरन का हीट लॉस किया, आयरन का टेम्परेचर कम होगा 500 ही रहेगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी इसका सेंसेबल वाला फॉर्मूला बनेगा कौन सा, mc डेल्टा टी या dt, mc डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, आयरन का मास मालूम है, c मालूम है, डेल्टा टी ज्यादा ध्यान समझो। आयरन मैक्सिमम कितना हीट को लॉस कर सकता है, तो वो अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना कर सकता है, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम बोले, अपनी टेम्परेचर को कम से कम कहां तक ला सकता है, आइस तक ला सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी हम डेल्टा टी को मान लेंगे 500 से 0 पे आ गया, मैक्सिमम की बातें हो रही है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलो अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। मास है 2.5 केजी आइस आयरन का। अच्छा, ये एम से एम कैंसिल मत कर देना, ये बात हो रही है आइस की और ये बात हो रही है आयरन की, तो दिस बिकम 2.5 सी देखो, ऐसा ही काम करोगे 40, सॉरी आयरन का कहां गया यार, 0.1 कैलोरी ग्राम से। अब देखो एक दिक्कत, अच्छा यहां तो कर दो 500 माइनस 0 इक्वल टू मास चाहिए, ठीक है, और लेटेंट हीट। जब देखो लेटेंट हीट अभी कौन सा लगाओगे, आइस से इसमें हो रहा है ना, तो कल मैंने वैल्यू लिखाया था आपको,
दो चीजें कल कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो देखो ये एसआई में केजी में, या तो इसको ग्राम करो फिर ये कैलोरी में लेकर आइए, या इसी को किस में बदल दीजिए, एसआई में। ये एसआई यूनिट नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, सी यूनिट का बहुत दिक्कत होगा यार। और दूसरा ये एल का वैल्यू लेकर आना है ना, तो एल जरा लिखा दो तो आइस वाला, कल लिखा है ना 80, चलो 80 हो गया। हाँ अच्छा, ये भी ग्राम नहीं हो, 80 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। अब दो ऑप्शन, या तो इस दोनों को एसआई में बदलो, ये भी एसआई में नहीं है, तब हमारा आंसर केजी में आ जाएगा, या फिर इसको ग्राम में बदल दीजिए तो हमारा आंसर ग्राम में आएगा। क्लियर ना? चलो हम एसआई में आपको समझाते हैं करना, क्योंकि ज्यादातर एसआई में 2.5 इंटू 0.1, जल्दी से बताओ कैलोरी को ग्राम जूल में कैसे बदलेंगे? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2, लगा दिए 4.2, डिवाइडेड ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, केजी में बदलने के लिए। तो इसको 1/1000, देखो नीचे है ना ग्राम, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा। क्लियर है? और डिग्री सेल्सियस है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इंटू 500 इक्वल टू m इंटू 80, फिर से ही हो जाएगा 4.2 1000। अब इस पूरे को सॉल्व करिए और आप m निकाल कर लाइए। मैं थोड़ा बहुत कर दे रहा हूं, ये हो गया 2.5 इंटू 0.1 इंटू 4.2 इंटू 1000, ये 1000 ऊपर चला गया, और इंटू 500 इक्वल टू इधर हो जाएगा m इंटू 80 इंटू 4.2 इंटू 1000। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आपका आ जाएगा, राउंड फिगर 1.5 केजी के आसपास है। हाँ आ रहा है ना? ठीक है, तो मास राउंड फिगर 1.5 केजी के आसपास होगा, तो 1.5 केजी आइस मेल्ट हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। इसका जब मूव करेंगे हम लोग तो बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ बोलो, कुछ डाउट हो रहा है? नहीं ना? चलिए अब ना कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन में पहले एक ग्राफ समझिए, स्पेशली वाटर के लिए, बाकी किसी भी चीज के लिए दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम अभी वाटर के लिए बना रहे हैं, तो एक ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। ठीक, वाटर जो है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में कहां पे रह सकता है? आइस में रह सकता है ना। तो हम पूरा देखना चाहते हैं आइस से स्टीम। वाटर का 3 स्टेट है, सॉलिड स्टेट यानी आइस, लिक्विड स्टेट मतलब वाटर, और गैसियस स्टेट मतलब स्टीम या वेपर। ये पूरा कन्वर्जन टाइम और टेम्परेचर के साथ कैसे होगा? तो पहली बात, स्टीम आइस जब भी होगा या तो 0 डिग्री होगा या 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नॉर्मल प्रेशर में आइस किस टेम्परेचर पर होगा? या तो 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम, मानो कुछ माइनस टेम्परेचर। तो मान लिया ये है कुछ निगेटिव टेम्परेचर, इस निगेटिव टेम्परेचर पे आपका आइस रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको हीट करना शुरू किए तो क्या होगा? मान लो -500 डिग्री, मेरी बात सुन, -50 डिग्री में कोई आइस रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप ना हीट करना चालू किए, इसको हीट देना शुरू किए, अब बताओ क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? क्या ये आइस वाटर में बदल जाएगा, या ये -50 डिग्री से 0 डिग्री आइस बनेगा? 0 डिग्री
आइस बनेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? स्टेट चेंज 50 डिग्री पे नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? तो धीरे धीरे इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर रहेगा आइस ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये ना, जब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं आ जाए तब तक इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? और 0 डिग्री आने पर एक जंक्शन बनेगा। जंक्शन मतलब दो स्टेट का मिलन। कौन सा दो स्टेट? सॉलिड और लिक्विड। 0 डिग्री पे सॉलिड भी रह सकता है और लिक्विड भी रह सकता है। आइस भी 0 डिग्री का हो सकता है और वाटर भी 0 डिग्री का हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, यहां से यहां तक में कितना हीट लगा, अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो ये हीट का कैलकुलेशन कैसा होगा? Q इक्वल टू, सेंसेबल है या लेटेंट है? सेंसेबल। टेम्परेचर बदल रहा है ना जी, तो सिंपल हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सी किसका लेंगे? अभी कौन सा स्टेट में है? आइस में। कौन सा स्टेट है? आइस। तो सी ले लेंगे आइस का। लो, क्या मेरी बात तो क्लियर है? अब मान लो ये 0 डिग्री हो गया, पर आप रुके नहीं, बोलोगे नहीं मुझे बहुत हीट है, मैं और हीट दूंगा। तो बताओ, अब और हीट दिए, 0 डिग्री पे भी हीट दिए, तो ये क्या होगा? 0 डिग्री आइस। क्या 0 डिग्री आइस फिर से आइस ही रहेगा या वाटर बन जाएगा? वाटर बनेगा, पर टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद ये बन जाएगा 0 डिग्री वाटर। यानी कि अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, टाइम तो बढ़ेगा पर टेम्परेचर अब कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहां से यहां तक कांस्टेंट ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये जो है, ये कौन सा हीट होगा? लेटेंट हीट। कौन सा हीट? ये हो जाएगा लेटेंट हीट। और इस हीट का कैलकुलेशन कैसे होगा बताओ? Q इक्वल टू एम इंटू एल। क्लियर है ना? और एल किसका लेंगे? एल लेंगे आइस का। आइस टू लिक्विड वाला, याद आ रहा है जो हम लोग किए थे फ्यूजन, है ना? तो एल लेंगे आइस टू वाटर। ठीक है। अब अगर और हीट किए, 0 डिग्री वाटर भी बन गया, पर आपका हीट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर और भी हीट कर रहे हैं तब बताओ अब क्या होगा? 0 डिग्री वाटर से सीधा वेपर, या 0 डिग्री वाटर से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री तक जाएगा, वाटर ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 0 डिग्री से ये हो जाएगा 100 डिग्री वाटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अब यहां से फिर टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा, है ना? और ये 100 डिग्री तक पहुंचेगा। देखो, ये मैं वाटर के लिए कर रहा हूं क्योंकि वाटर का हमें पता है कि 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ये हर सब्सटेंस के लिए होगा, सिर्फ टेम्परेचर बदलेगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग है, पर तरीका यही होगा। अच्छा, ये 100 डिग्री हो गया। अब 100 डिग्री पर फिर से हमारा जंक्शन आ जाएगा। अब 100 डिग्री में वाटर भी एग्जिस्ट करता है और वेपर भी एग्जिस्ट करता है, यानी स्टीम भी। अब अगर तुम 100 डिग्री वाटर बन गया, अच्छा यहां से यहां का जो हीट का कैलकुलेशन है ये कैसा करोगे? ये करेंगे सेंसेबल से, यानी कि एम सी, पर सी किसका लेंगे? अब वाटर का, एम सी डेल्टा टी। क्लियर है ना? क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद कहां जाएंगे? स्टीम में। अगर आप वाटर को फिर से बोलोगे नहीं मैं हीट करूंगा ही करूंगा, तो ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री स्टीम में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहीं पे ये फिर कन्वर्ट होगा आपका स्टीम में, और ये फिर से लेटेंट हीट बनेगा। और कैलकुलेशन आपका Q इक्वल टू हो जाएगा M इंटू एल, और L जो लेंगे आप वेपोराइजेशन का लेंगे, L ऑफ वेपोराइजेशन। समझ पा रहे हैं ना?
ये L अलग होगा, ये L अलग है, ये C अलग है, ये C अलग है। बातें समझ पा रहे हैं? हर स्टेट में अलग अलग होता है। अब अगर आप ना यहां पे भी नहीं रुके, यहां पे भी नहीं रुके और इसको हीट देते चले गए, मान लो आपके पास 100 डिग्री का वेपर है या स्टीम है और इसको भी रुके ही नहीं, अब और टेम्परेचर दे दिए और हीट दे दिए, तो बताओ क्या होगा? स्टीम, स्टीम सुपर क्रिटिकल स्टीम बनेगा। सुपर क्रिटिकल स्टीम का मतलब हुआ स्टीम ही रहेगा, उसका टेम्परेचर से बढ़ते चला जाएगा। तो ये हाई टेम्परेचर यानी मोर देन 100 डिग्री स्टीम बनेगा, यानी स्टीम का ही क्वालिटी अच्छा होते चला जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहां के बाद फिर ये मेरे पास डायग्राम जगह नहीं है, एक सेकंड को। इसके बाद अगर और हीट देंगे तो ये अपना आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसा। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। इसी ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में भी और अपनी नीट में भी। ठीक है, आप बताओ ये में से कोई ग्राफ कर्व या कुछ और होगा या स्ट्रेट लाइन ही होगा? आंसर स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि देखो अपने पास जो भी इक्वेशन है सब में पावर 1 ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो कभी भी इस टाइप का ग्राफ में कोई मुड़ा हुआ ग्राफ देखे तो उसी समय उसको काट देंगे। दिख रहा है? या तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाँ स्लोप 0 डिग्री हो सकता है, किसी एंगल पे हो सकता है, तो कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा हमेशा। मुझे बताइए सारा कैलकुलेशन समझ में आया आपको? एक आइस से स्टीम बनने का प्रोसेस, ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है। एक बार फिर से मैं आपको, हालांकि नोटबुक में लिखा हुआ है आप देख लो पीछे, सी हमें दोनों सी याद होना चाहिए वाटर का। कब? आइस के केस में और लिक्विड के केस में। लिक्विड वाला तो अभी 4200 जूल याद किए, यूज किए ना, ये दोनों यूज होना चाहिए। और इसी तरीके से एल भी दो केस का अलग अलग होगा। जब वेपोराइजेशन होगा तो अलग होगा, फ्यूजन होगा तो अलग होगा। मतलब आइस से वाटर बनेगा उस समय एल अलग होगा, और वाटर से वेपर बनेगा तब एल अलग होगा। ये चारों वैल्यू हमें वाटर के लिए याद रखें तो आसान है। चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो फिर से नोट कर लो। ठीक है, देखो सी जब आइस होगा, ठीक है, तो 0.5 होता है कैलोरी, कल लास्ट क्लास में लिखे हैं ग्राम पर सेल्सियस। और ये सी जब वाटर हो जाता है तो 1 हो जाता है। इसी को जब एसआई बनाते हैं तो 4200 हो जाता है। सेम इसी तरीके से एल जब याद रखोगे तो एल ऑफ, मान लो आइस से वाटर बना रहे हैं यानी फ्यूजन हो रहा है, या उल्टा भी फ्यूजन से वाटर से आइस जा रहा है, तब ये हो जाता है 80 कैलोरी पर ग्राम। और ये एल जब वेपर होता है, वाटर से स्टीम बनता है, तो कल भी बात किए थे 540 राउंड फिगर ले लेते हैं कैलोरी पर ग्राम। ठीक है ना, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो कैपिटल T फॉर टेम्परेचर, स्मॉल t फॉर टाइम।
लिखिए क्वेश्चन, देखिए जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। लिखिए आइस एट -10°C, ice at -10°C is slowly heated at constant rate, by which it converted into steam, at 100°C. Draw its graph. आपको ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ किया हुआ एग्जाम में, आपको बताना है चारों में से कौन सा ग्राफ सही है। जल्दी बताओ जी। ABCD नाम रख देते हैं, ABCD। कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा? दिख रहा है डायरेक्ट? ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। बात समझ पा रहे हैं? कभी भी टेम्परेचर कम होना चालू नहीं होगा। ये क्या गलत है बताओ इसमें? देखो 0 डिग्री, यहां पे वाटर बना, वाटर रहा, समझ पा रहे हैं? वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद बोलो इसमें कैसे पहचाने कि ये होगा ये नहीं होगा? स्टीम नहीं बना, समझ पा रहे हैं? स्टीम नहीं बना। चलिए आइए लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए अ लिक्विफाइड ऑक्सीजन, ये अपनी एग्जाम का आया हुआ है। अ लिक्विफाइड ऑक्सीजन एट 50 Kelvin, 50 at 50 Kelvin and 1 atmospheric pressure is heated at constant rate, then draw its graph। आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, तो बाकी मैं 4 तो ड्रॉ बना ही रहा हूं, आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। चलिए बता पाएंगे? बी है ना? एक कर्व हो सकता है क्या? नहीं। जब स्लोली हीट कर रहा है तो टेम्परेचर कम हो सकता है क्या? नहीं ना। ठीक है, शेप समझ पा रहे हैं? तो वो सिर्फ वाटर के लिए, अभी ऑक्सीजन के लिए, पर देख रहे शेप वैसा ही जा रहा है। हमेशा हीट जाएगा तो स्टेट चेंज होगा, पहले लिक्विड था बढ़ेगा, फिर वेपर में बनेगा एक कांस्टेंट, फिर ऊपर बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो शेप दिमाग में रखना है।
जल्दी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। लिखिए, 3 सब्सटेंस A, B, C, 3 सब्सटेंस ABC, 3 substance A, B, C of same mass is heated at same rate of same mass is heated at same rate, then arrange their specific heat in descending order. Specific heat in descending order. तो बोल रहा है कि तीनों का मास सेम है, सेम रेट से हीट भी किया गया, हीटिंग रेट भी सेम है। तो बताओ स्पेसिफिक हीट किसका सबसे ज्यादा, उससे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, वो ग्राफ देखकर। ठीक है जी, आइए देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। बता जी, Q का फॉर्मूला क्या होता है? MC डेल्टा T या DT बोल सकते ना। वो दो बातें बोला है, तीनों का मास सेम है, तो तीनों का मास सेम है तो मास को मैं हटा दिया, है ना। तो Q जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है CDT के, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और बोल रहा है, सेम क्या? सेम रेट ऑफ हीटिंग, मतलब हीट सेम रेट से कर रहा है। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या? डिवाइड बाय टाइम होता है ना कोई चीज। तो यहाँ पे डिवाइड बाय टाइम के लिए दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दे रहे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मानो dt से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यही हो गया, यही क्या हो गया? रेट ऑफ हीटिंग। ये हुआ ना रेट ऑफ हीटिंग। देखो तो Q है हीट, अब बाय टाइम, कितने टाइम में कितना हीट दिए, तो रेट ऑफ हीटिंग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये भी सेम है, क्लियर है ना। ये भी क्या है? सेम। तो इसको अगर इधर लेके आ जाओ, या आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये जरा समझो, ये क्या है? dt बाई dt, क्या ये इसका स्लोप है? अगर ध्यान समझो, ये ग्राफ ऐसा होता है y और ये होता है x, और मैं बोलता है dy बाई dx, तो आप क्या बोलते हैं? इस ग्राफ का क्या है? स्लोप। तो ये dt बाई dt क्या है? इस ग्राफ का स्लोप। समझ पा रहे हैं ना? ये है स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ। और ये सब में सेम है, यानी ये सेम है ना, ये सेम है। सेम है मतलब कांस्टेंट हम मान सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां से क्या समझ में आया? c इंटू स्लोप एक कांस्टेंट है, c इंटू स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि c जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है जी? स्लोप के। तो जिसका स्लोप सबसे कम उसका c सबसे, अब तो समझ गए। हेलो, किसका c सबसे ज्यादा है? c सबसे ज्यादा किसका? स्पेसिफिक हीट सबसे। c क्या होता है? स्पेसिफिक हीट तो होता है। स्पेसिफिक हीट किसका सबसे ज्यादा है? c का। समझ पा रहे हैं? तो स्पेसिफिक हीट c का सबसे ज्यादा, उसके बाद जी b का स्लोप, ऐसे ना एंगल से स्लोप पता चल जाएगा ना जी। फिर स्पेसिफिक हीट b का, और सबसे कम है स्पेसिफिक हीट a का। कैसे पता चला? क्योंकि a का स्लोप सबसे ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात? ये सारी क्वेश्चन किसी न किसी साल अलग अलग एग्जाम में देखा। चलिए एक ही क्वेश्चन कराएंगे, बहुत आसान है वो पैटर्न, एक पैटर्न ही क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए,
पर स्टार देख लीजिए, वो अपने आप में एक पैटर्न है, उस पैटर्न का कई बार क्वेश्चन आया है। एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, वो क्वेश्चन का एक पैटर्न है। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है, ठीक है, कैलकुलेटिंग हीट रिक्वायर्ड, कैलकुलेटिंग हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट का रिक्वायरमेंट है इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये तो हो गया पैटर्न। अब क्वेश्चन लिख लो, इसमें इस क्वेश्चन लिख लेना, कैलकुलेटिंग हीट रिक्वायर्ड, ये तो पैटर्न है, हीट रिक्वायर्ड का कैलकुलेशन करवाएगा। अब क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 gram ice, to convert 1 gram ice, 1 gram ice from 0 degree Celsius, from 0 degree Celsius to 100 degree steam, 0 degree Celsius to 100 degree steam, ठीक। अब ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप एक बार ग्राफ बना लीजिए, छोटा सा ग्राफ बना लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। अभी जो सीखे हैं, ये है टाइम और ये है टेम्परेचर। तो बोल रहा है ना 0 डिग्री, यानी यहीं पे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। 0 डिग्री पे क्या था जी, आइस, है ना। 0 डिग्री आइस कितना था, 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम। अब बोला हीट रिक्वायर्ड, तो बताओ हीट दो, कुछ दो, पहले आइस क्या बनेगा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, ठीक है। ये टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं, यहां पे आ गया, और ये क्या बन गया, 0 डिग्री वाटर, और मास अभी भी 1 ग्राम ही रहेगा। ये जो यहां से यहां का हीट का कैलकुलेशन होगा, ये कौन से फॉर्मूले से होगा, लेटेंट हीट, m इंटू एल, क्लियर है ना। ये हीट निकाल दोगे, m इंटू एल। चलो इसका करते हैं, m है 1 ग्राम और l जानते हैं, अभी सिखाए थे, बताओ जल्दी, आइस से वाटर बनाने में l कितना लगता है, l कितना लगता है, 80, ये हो गया 80 कैलोरी। सब कुछ सीजीएस में काम कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ग्राम और ये भी लिए 80 में। अब आपको ये नहीं बनाना 100 डिग्री वाट, 0 डिग्री वाटर नहीं बनाना है, 100 डिग्री स्टीम बनाना है। इसको और हीट करोगे, इसको और हीट करेंगे, तब ये भाई साहब यहां से पहुंच जाएंगे 0 डिग्री से 100 डिग्री। पर 100 डिग्री पे क्या पहुंचेंगे, ये 100 डिग्री वाटर, है ना। और ये जो हीट का कैलकुलेशन होगा, ये किससे होगा, सेंसेबल से, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, है ना, मास तो 1। अब बताओ C कितना, यहां C किसका लगाएंगे, वाटर का, वाटर का C कितना, सीजीएस में 1 ही है ना, SI में ना 4200 है जी, 1। और टेम्परेचर कितना हो गया, 100, टेम्परेचर डिफरेंस 0 डिग्री से 100 डिग्री, ये कितना आ गया, 100 कैलोरी। कहीं पे कोई दिक्कत, क्या यही आंसर है, नहीं, अभी तो वाटर ही बनना है, आपको क्या बनाना है, स्टीम। अब फिर यहां से बोलेंगे भाई साहब चलो और हीट देंगे, तब अब बनेगा 100 डिग्री, क्या बन जाएगा, स्टीम। और ये जो कैलकुलेशन होगा, ये होगा m इंटू एल से, तो मास तो 1 है और l अब कितना रहेगा, 540, है ना। तो टोटल हीट का रिक्वायरमेंट कितना है, 80 कैलोरी, 100 कैलोरी एंड 540 कैलोरी। तो टोटल हीट निकाल देंगे, टोटल रिक्वायर्ड हीट इक्वल टू 80 प्लस 100 प्लस, पैटर्न का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है 11th में। एक और पैटर्न है क्वेश्चन का, ग्राफ का लास्ट पैटर्न, हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए,
to find temperature of mixture, to find temperature of mixture, to find temperature of mixture। इस पे कई बार आया है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पर, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस ग्राफ बनाए आपका आंसर आ जाएगा, पर बहुत पीसफुली ध्यान से सुनना। एक पहले छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उस ध्यान से कहानी को समझिएगा। आप लोग 11-12 में एक्स्ट्रा पेपर पढ़े थे, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है सर, नहीं पढ़े थे आपको? उसमें होता है जो सप्लाई होता है वो इक्वल टू किसके होता है? डिमांड के। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई होता है। ये तो हो गया इकोनॉमिक्स की बात, सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लो आपको ना अभी जो भी, मानो अभी एग्जाम, थोड़े दिन बाद अब एग्जाम दोगे, नीट का फॉर्म भरोगे, 2000 रुपये फी होगा फॉर्म का, तो अब घर से कितना लगता है? 2000 नहीं लगता है, 2000 ही है ना, जितना भी हो, तो 2000 रुपया मान लो आपकी नीट का फी है फॉर्म का। आपने घर वाले से मांगा कि 2000 रुपया दीजिए, घर वाले आपको कितना देंगे? आप बोलोगे कि नीट का फॉर्म भरना है, तो आपको घर वाले कितना पैसा देंगे? 2000। क्या आप बोलोगे घर वाले भाई तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया, तुम 2000 ही क्यों दे रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपका जो डिमांड है वो कितने का है? 2000 का। तो सप्लाई भी कितने का होगा? 2000 का। इस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे कि मेरे पापा के पास 5 करोड़ का संपत्ति है, मुझे 2000 ही क्यों दे रहे? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा जितना हीट का रिक्वायर्ड होगा, सामने वाला सप्लाई भी उतना करेगा। ये मत सोचो कि सामने वाले को कितना है, जैसे ध्यान समझिए, कंडीशन ऐसा आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। कोई हॉट बॉडी है, उसके पास 10,000 जूल है हीट, पर सामने वाले को 10 जूल ही चाहिए, तो उसको 10 जूल ही देगा, ज्यादा नहीं देगा उसको। क्या मेरी बात समझ पा रहे? ये दिमाग में हमेशा बैठा लेना कि जितना जरूरत है उतना ही मिलेगा, उसके अलावा क्या है नहीं है उस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिंपल सा रूल, क्लियर है ना? आपको जितने की जरूरत है घर में उतना ही पैसा देगा, या आप फोकस करो घर में कि पापा आपके पास इतने का संपत्ति है तो इतना कम क्यों दे रहे, ऐसा बोलोगे? नहीं ना बोलोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। आप मानो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, आपकी मंथली खर्च 10,000 रुपये है, तो आपको 10,000 रुपया एक महीने का मिलेगा, 8,000 रुपया हॉस्टल फीस, 2,000 रुपया पॉकेट खर्च। आप बोलोगे क्या आप 5 लाख कमा रहे हो भाई, मुझे 10,000 क्यों दे रहे हो? ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो आपकी जितनी जरूरत है उतना ही आपको मिलेगा। ये बात को दिमाग में रखकर ये पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। एक नहीं, मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। आइए पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस at -10 degree Celsius, 1 gram ice at -10 degree Celsius is mixed with 1 gram steam, is mixed with 1 gram steam at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius. Find the temperature of their mixture. Find the temperature of their mixture. Find the temperature of their mixture. क्वेश्चन को ध्यान से समझे। एक आइस है कितने का? -10 डिग्री पे, और कहीं वेपर है 100 डिग्री पे। दोनों को मिला दिया, दोनों को एक जगह किया, तो कॉमन टेम्परेचर क्या बनेगा? यहाँ पर वेपर क्या करेगा? टेम्परेचर देगा, हीट लॉस करेगा। बात समझ पा रहे हैं? पर वो हीट किसको मिलेगा? आइस को। तो यहाँ पर वो रूल नहीं लगाएंगे कि जितना उसने दिया सब इसको मिलेगा, ये नहीं। इसको जितना जरूरी है, मैंने पहले ही समझाया आपको, वाटर को जितना जरूरी उतना ही वो देगा, है ना। बाकी उसके पास हीट क्या हुआ ये दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। फिर से वैसा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। टाइम टू टेम्परेचर, मैं जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूं यही स्टेप करेंगे, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम इजी बन जाएगा। -10 डिग्री, ये रहा -10 डिग्री, ठीक है। 1 ग्राम आइस, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन है वे? -10 डिग्री 1 ग्राम आइस। दूसरा है 100 डिग्री स्टीम,
सही है ना, 100 डिग्री स्टीम। तो चलो मान लो ये है भाई 100 डिग्री सेल्सियस का, यहां कुछ मान लो ये है आपका, ये भी 1 ही ग्राम है, तो 1 ग्राम स्टीम। अब इस दोनों का रिलेशन कैसा है, मतलब आइस क्या बनना चाहेगा, स्टीम, और स्टीम जैसे आइस से मिलेगा तो स्टीम क्या बनना चाहेगा, आइस। ये दोनों एक दूसरे की तरह बनना चाहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिंपल भाषा में इसकी टेम्परेचर कम होना चाहेगा और इसकी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो पहले दोनों का रंग रूप मिलाइए, कैसे कैसे कन्वर्जन होगा, पूरा कन्वर्जन मुझे मालूम है। पहले आइस क्या बनेगा, वाटर, फिर वाटर अपनी टेम्परेचर बढ़ाएगा, बात समझ पा रहे हैं, फिर वाटर क्या बन जाएगा, वाटर ही बनेगा, 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर वाटर क्या बन जाएगा, स्टीम। यही प्रोसेस चलेगा। अब ना इसमें जंक्शन पॉइंट खोजना है। जंक्शन पॉइंट मतलब जहां पे दो फेज मिलता है। देखो जंक्शन फेज कहां कहां पे, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो जो टॉप का जंक्शन होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जंक्शन होगा, उससे हम सिलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप, पहला स्टेप, पहला स्टेप, भूलना नहीं है। कौन सा जंक्शन लेंगे, एट टॉप टेम्परेचर वाला जंक्शन एट हाई टेम्परेचर, यानी हमारा फिक्स हो गया ये जंक्शन लो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर वाला जंक्शन को फाइंड करेंगे। अब इस लोएस्ट टेम्परेचर को यहां तक पहुंचाएंगे, ये यहां तक आएगा और ये यहां तक आएगा। जंक्शन मतलब मिलना, तीन जगह मिलने की पॉसिबिलिटी था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीनों जगह में कहां मिलेगा, जो हाई टेम्परेचर के पास होगा। क्लियर है ना, ये रूल है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये आइस भी पहुंचेगा यहाँ पे और ये स्टीम भी पहुंचेगा यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आइस को इस जंक्शन तक पहुंचने के लिए कितना हीट चाहिए, निकाल दो। देखो ये बनेगा यहां से 0 डिग्री आइस, ठीक है जी। फिर यहां से बनेगा 0 डिग्री वाटर, और फिर यहां क्या बन जाएगा 100 डिग्री वाटर। क्लियर है ना? आइए 1 ग्राम को यहां से यहां तक आने में ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेंसेबल। सेंसेबल का होता है mc डेल्टा टी मास 1 c। c किसका लेंगे, आइस का। आइस का c पता है आपको, आइस का c जल्दी बोलो, 0.5 CGS में काम कर रहे हैं। और डेल्टा टी कितना है, 10 का ही चेंज हो रहा है ना। ये कितना आ गया, 5 कैलोरी। लो क्लियर है मेरी बात है? फिर यहां से यहां पहुंच गए, लेटेंट इसका Q ml। क्लियर है ना? मास तो 1 है और L जल्दी बताओ, आइस से वाटर 80, यानी ये क्या हो गया 80 कैलोरी। क्लियर है? अच्छा इसके बाद फिर यहां भी पहुंच गए, ये Q, फिर से mc डेल्टा टी मास 1, C कितना होगा, C कितना, मैं बोलो जल्दी तब याद होगा, 1। ये कितना हो गया 100 कैलोरी। इस आइस को इस जंक्शन तक पहुंचने में, इस आइस को इस जंक्शन तक पहुंचने में कितना चाहिए, 5 प्लस 80 प्लस 100 कितना हो गया 185 कैलोरी। क्लियर है? ये 185 कैलोरी आएगा कहां से, कहां से आएगा, इसके पास कहां से आएगा, कोई बाहर से दे नहीं रहा। आंसर है स्टीम देगा। स्टीम कितना दे सकता है, क्या स्टीम के पास इतना है भी या नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा। तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसके पास 185 कैलोरी है या नहीं है। आओ चेक करते हैं। तो स्टीम अगर यहां से यहां पहुंचना चाहे, अगर स्टीम यहां से यहां पहुंचना चाहे, तो स्टीम तो स्टेट चेंज करेगा, सिर्फ 100 डिग्री से 100 डिग्री ही रहेगा, यानी कैलकुलेशन होगा m इंटू एल। क्लियर है? मास 1 L कितना
540 यानी 540 कैलोरी आराम से। क्लियर है? यही मैं बोल रहा था। स्टीम के पास 540 कैलोरी यहाँ पे पहुंचने के बाद इस बेचारे को चाहिए कितना? 185। बोला ले ले मजा कर, बाकी वो रखे रहेगा। अब ये मत सोचना कि 540 में 185 दिया, बाकी का कहाँ गया? बाकी का बैंक में रखा हुआ है, जैसे आपके घर वाले का पैसा रखा हुआ। बात समझ पा रहे हैं? ओके, अब बताओ, ये सब क्वेश्चन तो था ही नहीं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। क्या सोच पा रहे हैं क्या टेम्परेचर होगा? क्या होगा? कहां मिला जी? 100 डिग्री। कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं है, टेम्परेचर जानने के लिए कुछ नहीं, बस उसको रीचेक करने के लिए इतनी चीजें करना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? कई बार अब यही अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो चूंकि जहां पे मिल रहा है वो है 100 डिग्री पे, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम भी 100 डिग्री पे होगा और वाटर भी 100 डिग्री पे होगा। क्या? फ्रैक्शन ऑफ मिक्स स्टीम, सारा स्टीम नहीं बदलेगा वाटर में, सिर्फ उतना ही स्टीम वाटर में बदलेगा जितने से 185 कैलोरी का एनर्जी देते। कुछ स्टीम ही रहेगा वहां पर और कुछ वाटर बन जाएगा, ऐसा होगा। टेम्परेचर कम कैसे होगा? नहीं कम नहीं हुआ ना। देखो यहां पर जो मिला 100 डिग्री मिला, तो इसे चाहिए 185, इसके पास 540 है। अपनी टेम्परेचर कम थोड़ी किया, सिर्फ स्टेट को चेंज किया। टेम्परेचर तो कम होने से मतलब बीच में कहीं आने से, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ नहीं, ज्यादा इसके होने, ज्यादा तो है ही, कम होने से ना बोल रहे हो। कम होने से अभी जैसे 185 से तो ज्यादा है ही, 185 से कम होने पे आप बोल रहे हो ना। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि ये उससे कम हो गया, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। आप बोले हो ये इससे ज्यादा हो गया या ये इससे कम हो गया, बात एक ही है ना। ठीक है, इससे अगर ये ज्यादा होगा तो उतना ये फुलफिल नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये यहां नहीं पहुंचे, इधर ही कहीं रह जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो उस केस में फिर हम लोग टेम्परेचर का कैलकुलेशन करेंगे Q इक्वल टू MC dt से, वो भी केस कर लेंगे। पहले एक ऐसा केस करो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। लिखिए 10 ग्राम आइस at 0 degree Celsius, 10 gram ice at 0 degree Celsius mix with 10 gram water at 20 degree Celsius. Find temperature of their mixture. देखो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो पहले स्टेप में आंसर दे दोगे। पहला अपर के पास जो जंक्शन है वही आंसर। देखो शुरू में हमें पता चल गया ये जंक्शन का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 2 क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होगा, इसके पास उतना रहेगा ही नहीं, तब फिर वहां नहीं होगा, तो एक रिस्क हो जाएगा। पूरा प्रोसेस ये मैंने ये बताया। पर एग्जाम में अगर जल्दबाजी है, लास्ट में टाइम आपके पास नहीं बच रहा है, तो रिस्क ले सकते हैं, टॉप के पास जो जंक्शन होगा वही आंसर दे देंगे चेक किए बिना। चलिए आया ना? जिनका नहीं आ रहा है प्लीज बोर्ड पे देखें, मैं कर रहा हूं साथ में। हमारा मिक्स हुआ है 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस है कहां पे? 0 डिग्री पे। किसके साथ हो रहा है? 10 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे। आ जाइए। अच्छा इस बार नेगेटिव टेम्परेचर का काम ही नहीं है। चलो ये टाइम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। देखो 0 डिग्री आइस, ये रहा 0 डिग्री आइस, 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा है 20 डिग्री, मान लो ये है 20 डिग्री वाटर, ठीक है, ये है 20 डिग्री वाटर। 20 डिग्री 10 ग्राम
वाटर। ओके जी। अब जैसे मिलेगा, ये चाहेगा वाटर बनना, वाटर चाहेगा आइस बनना, दोनों में ऐसा होगा। पर मिलेगा कैसे मालूम है? आइस पहले क्या बनेगा? 0 डिग्री का वाटर। ये बन गया 0 डिग्री वाटर। और फिर 0 डिग्री वाटर चाहेगा अपनी टेम्परेचर बढ़ाकर 20 डिग्री करना, ये यहाँ मिल जाएगा, ये हो गया। ओके। अब आइए, इस दोनों के बीच, ये और ये के बीच जंक्शन कितना है? एक ही जंक्शन है इस बार कितना जंक्शन है? एक ही है ना जी। तो अबरी तो यही आंसर होना ही होना है, इस बार तो यही आंसर होना ही होना है। कितना? 0 डिग्री। हालांकि चेक कर लेंगे, हालांकि आंसर यही हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सर 0 डिग्री। तो मैं यही बोला, अगर जल्दबाजी में तो तुरंत आंसर आप देख कर बता सकते हैं। हाँ, हो सकता है 10 में से एक केस में गलती हो जाए, ठीक है, कभी टेम्परेचर नहीं होगा, पर वैसा क्वेश्चन रेयर तो रेयर आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है। चलिए, और लेकिन हम लोग चेक करना चाहते हैं कि सही है या गलत है, चेक करना चाहते हैं। तो आ जाइए, अब हमारा फिक्स हो गया कि यही हमारा जंक्शन है, यही हमारा जंक्शन। इसको यहां तक जाने का टेम्परेचर देख लो, इसको यहां तक आने का एनर्जी देख लो। बताओ जी, यहां का हीट कैसे निकलेगा? m इंटू एल। मास कितना है? 10 ग्राम। और एल कितना लें? यानी कि 800 जूल, सॉरी कैलोरी। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, वाटर जो ऊपर से नीचे आएगा, ये किस हीट से आएगा? Q इक्वल टू mc/dt। mc/dt, मास 10 ग्राम, C कितना हो जाएगा? 1। और dt कितना है जी? 20 और 0 ना, तो 200। देखो देखो, यहाँ पे गड़बड़ है ना, गड़बड़, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। वाटर जब 0 डिग्री आएगा mc/dt, तो बेचारे के पास 200 जूल ही है, वो 200 जूल ही दे पाएंगे। क्लियर है? और ये बेचारे को कितना चाहिए? 800 कैलोरी। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, इस केस में क्या बनेगा। ये तो यहां आ गया, ये वाटर तो यहां आ गया, उसके पास एनर्जी कितना था? 200। इसने 200 किसको दे दिया? आइस को। तो आइस 200 लेकर यहां तक तो नहीं पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? रास्ते में कहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर यहां से यहां तक हर जगह का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री। समझ पा रहे हैं? आंसर तो अभी भी क्या होगा? 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आंसर अभी भी होगा 0 डिग्री। फिर समझिए लॉजिक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वाटर आइस बन गया, उसने इतना एनर्जी रिलीज कर दिया 200 जूल, वो 200 जूल इसको मिल भी गया। ये 200 जूल इसका टेम्परेचर तो नहीं बदल पाएगा, थोड़ा सा स्टेट बदलेगा। स्टेट बदलने का मतलब क्या है? 10 ग्राम का 10 ग्राम अब वाटर नहीं बनेगा, 2-3 ग्राम ही वाटर बनेगा और सब आइस ही रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सिंपल लॉजिक समझना कि इसको यहां तक आने के लिए 800 जूल चाहिए था, पर इस सामने वाला दिया कितना? 200 जूल। तो ये थोड़ा ही आगे गया, यहीं तक पहुंच पाया। पर ये पूरी लाइन का टेम्परेचर कितना है? 0। तो आंसर क्या रहेगा? 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कौन जूल में? नहीं, कैलोरी में ही है, 1 लिए ना, कैलोरी। देखिए, आपका ये डाउट दूर हुआ, यही था ना? क्लियर है?